स्वागत है आपका अगली क्लास में। इससे पहले हमने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन के पाथ क्या है। ठीक है, तो आज हम क्लास में बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की। हमने लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था, एल्वियोली तक पढ़ा दिया था कि एल्वियोली में आके जो एयर है वो भर जाती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो एल्वियोली से ब्लड ऑक्सीजन को लेके आएगा, ठीक है, और ब्लड सेल में ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैला देगा। अब उसके बाद में जो श्वसन की आगे की क्रिया होती है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होगा वो कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा, मानव की कोशिका के अंदर होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली जो ग्लूकोज है, जो आपने खाना खाया है वो खाना किस में बदल गया है? स्टोर हो गया है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो गया आपकी बॉडी के अंदर। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करेगा? उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। जो मैंने पहले रिएक्शन दिखाई थी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देगा, और क्या देगा आपको? एनर्जी देगा। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है, कोशिका के अंदर ये टूट जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज आता कहाँ से? जो आपने खाना खाया है वो स्टोर फूड को हम ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। क्या होता है? दो टाइप का। जैसे सपोज करो ये सेल है। क्या है ये सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या होता है? मिटोकॉन्ड्रिया होता है, और मिटोकॉन्ड्रिया से बाहर देखोगे सेल और मिटोकॉन्ड्रिया के बीच में एक सेल फ्लूइड होता है जिसे साइटोफ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोफ्लूइड बोलते हैं। तो दो तरीके से रेस्पिरेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला होता है सेल फ्लूइड के अंदर अनॉक्सी रेस्पिरेशन। क्या होता है? अनॉक्सी रेस्पिरेशन। अनॉक्सी का मतलब क्या है जी? जिसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा होता है मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सी रेस्पिरेशन। क्या होता है? ऑक्सी रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखना यहाँ पे। देखिए, अनॉक्सी रेस्पिरेशन में क्या होता है? एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होता है। और कहाँ होता है ये? सेल फ्लूइड के अंदर होता है, साइटोफ्लूइड के अंदर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये अनॉक्सी रेस्पिरेशन के थ्रू सेल फ्लूइड से कितने एटीपी बनेंगे? 4 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 एटीपी बनते हैं। इन 4 एटीपी में से एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। जो एनर्जी की यूनिट होती है हमारे अंदर वो क्या होती है? एटीपी, एनिडो ट्राईफॉस्फेट। तो 4 एटीपी में से 2 एटीपी क्या होते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक करने के काम आते हैं। ठीक है, आपके अनॉक्सी रेस्पिरेशन से क्या हुआ? 4 एटीपी बने, और 4 एटीपी जो है 2 एटीपी क्या करेंगे? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के काम आएंगे। ठीक है, अभी 2 ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, तो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी जो ग्लूकोज ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद वो क्या बनाता है? पायरुविक अम्ल बनाता है, पायरुविक एसिड बनाएगा। कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अनॉक्सी रेस्पिरेशन था, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ये सेल फ्लूइड के अंदर होता है, साइटोफ्लूइड के अंदर होता है, जिसके फलस्वरूप 4 एटीपी बनते हैं। 4 एटीपी में से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने के काम आते हैं, और ग्लूकोज को तोड़ने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये पायरुविक एसिड कहाँ पहुँचता है? मिटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? मिटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँचेगा। यहाँ पे क्या क्या हुआ है? 4 एटीपी बने। 4 एटीपी में से 2 एटीपी ने क्या किया? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। ग्लूकोज को क्या कर दिया? तोड़ दिया। किस में तोड़ा जी? पायरुविक एसिड में तोड़ा। किस में तोड़ा? पायरुविक अम्ल में तोड़ा। अब ये पायरुविक अम्ल किसके पास जाएंगे? मिटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के बाद आता है क्रेब्स साइकिल। क्या आती है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को
जोड़ने वाली जो कड़ी होती है उसे एसिटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइल बोलते हैं। ठीक है। अब आपका पायरुविक अम्ल कहाँ पहुंच गया है जी? मिटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच गया है। मैंने आपको बताया था कि मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है। इसका मतलब मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल आया है कहाँ से आया है? सेल फ्लूइड से। सेल फ्लूइड से जो पायरुविक अम्ल आया है, कितने आए हैं? 2 पायरुविक अम्ल आए हैं। वो ब्रेक डाउन होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है। तो 2 पायरुविक अम्ल टूटते हैं यहाँ पे आके। एक पायरुविक अम्ल के टूटने पर हमें कितने एटीपी मिलते हैं? 18 एटीपी मिलते हैं। कितने एटीपी मिलते हैं जी? 18। तो आए कितने पायरुविक अम्ल हैं? 2। तो कितने एटीपी बनेंगे? 36 एटीपी बनेंगे। कितने बनेंगे? 36 एटीपी बनेंगे 2 पायरुविक अम्ल के टूटने पर। ठीक है। और ये जो 2 एटीपी हमें मिले थे, जो हमारे बच गए थे किसके अंदर? अनऑक्सी रेस्पिरेशन के अंदर, वो 2 एटीपी यहाँ पे आके क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस से पहले वाले। ठीक है। तो क्रैब साइकिल से 36 एटीपी मिले हमें और ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी का हमें फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 38 एटीपी हो गए। क्या हो गए? 38 एटीपी। ठीक है। और ये 38 एटीपी बन के क्या करेंगे? एनर्जी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएंगे। ठीक है। मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल होती है। क्या होती है जी? क्रैब साइकिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है। क्रैब मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? क्रैब साइकिल होती है। क्रैब साइकिल की खोज किसने की थी? क्रैब ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? क्रैब साइकिल बोलते हैं हम उसे। ठीक है। एक बात और याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रैब साइकिल के अंदर जब क्रैब साइकिल चलती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम बात करते हैं कि हमने देखा कि टोटल कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी बनता है एक ग्लूकोज को बनाने में। जो क्या करेगा? ऊर्जा हमें देगा। एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 38 एटीपी, जिससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी मैटर के बारे में कि श्वसनीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो टूटते हैं। ठीक है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ पदार्थ क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन क्या होगा? ब्रेक डाउन होने पे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ऐसे पदार्थ जो सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो कौन है? सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हम ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। फिर हमें फैट से मिलेगी, फिर प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो हमने सांस ली, सांस कहाँ गई थी? लंग्स में गई थी। लंग्स के बाद में एल्वियोली से ब्लड लेके चला गया ऑक्सीजन के साथ में, और पूरी बॉडी में क्या करा दिया? सेलुलर रेस्पिरेशन करा दिया, जिससे हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है। तो जो लंग्स में रेस्पिरेशन होता है, जो लंग्स में रेस्पिरेशन होता है उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो सेल के अंदर होता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। सेल के अंदर कौन सा होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। आप ये भी कह सकते हो कि सेलुलर रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। जब भी हम इंटरनल रेस्पिरेशन करेंगे, जब भी सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, तो हम उसमें सांस नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते? सांस नहीं लेते हैं। उसमें क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कोई हेल्दी मैन है। ठीक है। हेल्दी मैन 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस ले सकता है? 14 to 18 टाइम्स सांस ले सकता है 1 मिनट के अंदर। जैसे मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, तो मैं 1 मिनट में कितनी सांस ले सकता हूँ? 14 to 80 टाइम्स ले सकता हूँ। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो 1 मिनट में क्या है, हमारे जैसे तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 14 to 30 टाइम्स तक बस सांस ले सकते हैं 1 मिनट के अंदर। ये भी है कि अगर हम कहीं ऊंचाई पर जाएं, ठीक है, तो हमारी सांस लेने की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ वॉल्यूम के बारे में। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम होता है। क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एक बार के अंदर हम जितनी सांस ले सकते हैं, एक बार के अंदर हम जितनी सांस ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे
मैं सांस ले रहा हूँ, तो एक बार में मैं कितनी सांस ले सकता हूँ? 500 ml ले सकता हूँ। कितनी ले सकता हूँ? 500 ml। तो ये क्या हो जाता है मेरा? टाइडल वॉल्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइडल वॉल्यूम। एक बार में जितनी सांस ले सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। और 1 मिनट में कितनी बार? नॉर्मल मान लो कि 16 टाइम्स हम सांस ले रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर कितना ml वो सांस ले रहा? 800 ml या फिर 8 लीटर सांस ले रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी की। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है? एक बार में मैक्सिमम कितनी सांस हम ले सकते हैं? मैंने सांस ले ली, ये एक बार में क्या है? मैक्सिमम सांस है। ठीक है। तो मैक्सिमम में एक बार में जितनी एयर को ले सकता हूँ वो क्या होती है? टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। कितनी वैल्यू हो सकती है? लगभग 6000 ml या फिर 6 ml लीटर होती है। कितनी होती है? 6000 ml या फिर 6 लीटर। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक बार में जो सांस ले रहे हो ये टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है। कितना होता है? 500 ml होता है। 1 मिनट में कितना हो जाएगा जी? 8000 ml हो जाएगा या फिर 8 लीटर हो जाएगा। ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? एक बार में मैक्सिमम कितनी सांस आप ले सकते हो, ये क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी है। ठीक है। और कितनी होती है? मैक्सिमम 6000 ml होती है, 6 लीटर हम ले सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप निकालें तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो टोटल लंग्स कैपेसिटी का कितना होता है? लगभग 8% होता है। कितना होता है? 8%। और कुछ रोचक जानकारी आपके लिए, जैसे कि गोताखोर होते हैं। क्या होते हैं? गोताखोर, जो क्या कहते हैं, पानी में तैराकी तैरते हैं। अगर वो ज़्यादा गहराई पे जाएंगे, क्या जाएंगे? ज़्यादा गहराई पे गोताखोर जाएंगे तो अपने साथ ऑक्सीजन के साथ साथ किसे लेके जाएंगे? हीलियम को लेके जाएंगे। किसे लेके जाएंगे? हीलियम, हल्की गैसेज है। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अपने किसको लेके जाएंगे? हीलियम को लेके जाएंगे। ठीक है। अगर पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं तो चढ़ने पर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके जाते हैं। लेकिन ज़्यादा गहराई में जाना है। कहाँ जाना है? ज़्यादा गहराई में। ठीक है। समुद्र के अंदर जाना है, ज़्यादा गहराई में जाना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन को भी अपने साथ लेके जाएंगे। जो वेंटिलेटर होता है, क्या होता है? वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का काम क्या होता है? आर्टिफिशियल तरीके से सांस देना। आर्टिफिशियल तरीके से क्या करना? सांस देना। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन भी होगा और हीलियम भी होगा। ऑक्सीजन होगा और हीलियम भी होगा। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आप अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।